महेश वर्मा, आप ही से शुरुआत करता हूं। बिल्कुल करिए। ये सरकारी कर्मचारी को एक सुरक्षा कवच, एक बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा नहीं मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए। और आपको अगर ध्यान हो तो इसके ऊपर जो है बड़ी संजीदगी के साथ सरकार ने अपील में वित्त मंत्री जी ने इस बात के लिए कमेटी बनाई और उस कमेटी के जरिए ये सुनिश्चित इंश्योर करने की बात थी। 2003 की जो स्थिति परिस्थिति थी तब की अटल जी गवर्नमेंट में ये जो फैसला लिया गया था नया पेंशन स्कीम के बाद, और उसमें तो कांग्रेस भी हमारे साथ शरीक थी। आज किस मुंह से विरोध करेगी? फाइनेंशियल एजेंडा जो है देश का पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर देश के लोगों को भटकाने और बहकाने का जो ये काम है, ये कम से कम बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जो स्थिति परिस्थिति है उसमें निश्चित रूप से सरकार जो है कर्मचारियों के साथ है। वो तो बैकफुट अपने पर तरफ आई से तो सरकार बैकफुट पर आई। नहीं तो सरकार तो जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी उनको ये कह रही है पैसा तो हम दे नहीं सकते, वो तो पीएफआरडीए अकाउंट में चला गया। तो ये रफू कर रही है क्या सरकार की भाई ये चुनावी मुद्दा बन कोई गया था, हिमाचल में हार का सामना करना पड़ा, कि हम सोच रहे हैं, पुनर्विचार हो रहा है, या पुनर्विचार भी नहीं, समीक्षा कर रहे हैं? बड़ा बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। हिमाचल में आपने ओन पेंशन स्कीम लागू कर दी, कर्नाटक में भी कर देते ना, राजस्थान में भी कर देते ना, छत्तीसगढ़ में भी राजस्थान कर में कर देते ना। दी, छत्तीसगढ़ में कर दी। मैं कह रहा हूं कि आपने जो कब करी, पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए करी। आपको जो जिस तरह से सूट किया उसके वजह से करी, आपने इस वजह से नहीं करी। कब सरकार बनी और कब आपने करी वो आपको बताना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि 10 साल मनमोहन सिंह सरकार थी, बदल देते ना। अगर नीयत इतनी आपकी साफ थी और इसको पॉलिटिकल एजेंडा, सवाल यह है कि कोई भी स्टेट सरकार को हमने रोका क्या? जैसे हिमाचल में अगर हुआ कि भाई उनको नहीं मानना था नया स्कीम केंद्र सरकार की, उन्होंने पुराने स्कीम पे लागू कर दिया। कौन सी सरकार का फेडरल सिस्टम में हम नहीं, रोकने जा सवाल रहे हैं कि ये है आप मत दीजिए? महेश, आप पैसा दे नहीं सकते, ये वित्त मंत्रालय ने, नीति आयोग ने साफ कर दिया, पीएफआरडीए ने साफ कर दिया, पर आप समीक्षा भी कर हम्म। रहे हैं। मतलब हम्म। कि अरे भाई हम बदल भी देंगे, ज्यादा परेशान ना हो। नहीं, ये ये किसने कह दिया आपकी आपसे कि परेशानी हम, है क्या? नहीं 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 नहीं, ये किसने कह दिया कि नीति आयोग जो आज जो कह रहा है वही चीज अक्षरशः लागू होगा और जो वित्त मंत्री ने कहा है वो नहीं लागू होगा? ये क्या मतलब हुआ? अगर चुनाव सामने है तो चुनाव को देखकर इस तरह से प्रोपगंडा होगा, इस तरह से भड़काने और बहकाने का देश में काम होगा। अब ये इसमें अच्छा राजनीतिक एक एजेंडा चीज सेट किया बताइए, जाएगा। नई ये क्या पेंशन मतलब बनता है? नई पेंशन योजना जो है, और मैं ऑन रिकॉर्ड जो आंकड़े देता हूं आपको मालूम है, मैं गलत आंकड़े कभी देता नहीं हूं। एक शिक्षक रिटायर हुए, एक जनाब, और विजय बंधु इस बात की तस्दीक कर देंगे, 84,000 रुपए की आखिरी तनख्वाह थी, पेंशन मिलती है 2,100 रुपए। एक 78,000 रुपए तनख्वाह थी, पेंशन मिलती है 1,600 रुपए। इसे आप सुरक्षा कवच मानते हैं? देखिए, जी मैं बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कह रहा हूं। हकीकत जो मुझे टाइम में 2003 में जो पास हुआ कि उसमें 5 साल का जो है एवरेज निकाल के एक नया स्कीम, पेंशन स्कीम लाया गया जिसमें कि फाइनेंशियल नुकसान हो रहा था। पहले ये था कि 12 महीने में ये होना था, उस 12 महीने के एवरेज निकाल के पहले पेंशन स्कीम तय होता था, अब 5 साल के ऊपर हो रहा था। जो स्थिति परिस्थिति की जरूरत थी, जो देश की जरूरत थी, जिसमें आज कोई भी नहीं कह सकता है कि भाई जिस तरह से कर्मचारियों के, सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के जो वेतन है, जिस तरह से उसमें आप कई बार इस चीज का हमें आप नसीहत देते कि देखो किस तरह से आपने 10वें वेतन आयोग लागू कर दिया, आप 11वें की तैयारी कर रहे हो, इनकी सैलरी कहाँ से कहाँ। हम ऐसा नहीं सोच के, हम ऐसा सोच के करते हैं कि जब देश में सामर्थ्य है और देश इस तरह से है कि वो अपने कर्मचारी तो अधिकारियों को सुविधा दे सांसद और सकता है, मंत्री तो उससे और वंचित नहीं विधायक किया जा पुरानी सकता। पेंशन का लाभ क्यों उठा रहे हैं? फौजियों को देखिए, पुरानी पेंशन अब क्यों मिलती है और पहली बात बाकी तो सरकारी पहली कर्मचारी बात को क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि जो लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंटेरियन की जो है आप उसको कनेक्ट करके, और इस बात को कहीं, अब आप कहेंगे कि भाई आर्मी का जो फायदा 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी उससे इसको क्यों नहीं हम कहीं कनेक्ट करके बात करें। फिर आप कहेंगे कि सांसद और विधायक की तरह इनको भत्ते क्यों नहीं दिए जाते हैं।
ये तो मतलब ऐसी बात है जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि बस एक ही एजेंडा है कि बस सरकार को बदनाम करो। ये अच्छा, चुनाव का सरकार समय है, इसमें, यही टाइम है कि जब आप अच्छा देश एक में चीज भड़काने और बताइए, बहकाने का काम जो कोई है भी पुरजोर सरकारी तरीके कर, से किया जा एक सकता है। मिनट एक मिनट महेश भाई, यहाँ कोई बदनाम जी करने की भाई। वो नहीं है, ये एक सिंपल नहीं, मैं सभ्य आपकी बात नहीं समाज कर रहा में, हूं, मैं अपने विपक्षी सभ्य मित्रों का समाज कर रहा हूं। में एक केजरीवाल सरकार कर देना, दिल्ली में कर दे, पंजाब में कर दे, मैं आप सब मानिए ना, सवाल उससे बात पूछूंगा, करिए ना। मैं सब सवाल जी जी पूछूंगा, पर पहले जी आपसे जी सवाल पूछ लूं ना। सत्ता पक्ष से जी पहले जी सवाल पूछना चाहिए। मुझे ये जी सर, जी बताइए सर, जी सर, कि जी भार बहुत बढ़ जाएगा, जी 10,05,913 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं तब भार नहीं पड़ता देश की अर्थव्यवस्था पर। सर, क्या बट्टे खाते में कब किसने डाला उसकी तुलना करके यहाँ हम बात करने चलेंगे कि भाई पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों ना लागू। सवाल ये है कि हमने तो कहा कि अगर हम शुभचिंतक नहीं होते इन कर्मचारी और अधिकारियों के तो हम क्यों कमेटी का गठन करते, अच्छा, हम क्यों ये सोचते। मतलब एक कहीं बात, गड़बड़ दूसरी तो बात, है, और कौन कहीं से स्टेट गड़बड़ तो गवर्नमेंट को है। हमने रोका। ये सीएजी की सर, उत्तर रिपोर्ट प्रदेश में 2018 की, उसने भी इस तरफ रेड फ्लैग किया था कि ये बाजार में पैसे लग रहे हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हो गया है, इसमें खतरा हो सकता है। सुप्रिया, आप भरमा रही हैं राजनीतिक फायदे के लिए, पुरानी पेंशन अब आपकी राज्य सरकारें बहाल करती दिखाई दे रही हैं। असल में स्कीम चलो आई 1 अप्रैल 2004 को वाजपेयी सरकार के दौरान, सही मायने में जमीन पर तो आपने लागू किया। नमस्कार आपको। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ और अगर बीच में मुझे ना टोका जाए तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगी। उस आंकड़े के बाद इस बहस को कर लेते हैं। आप बार बार एक आंकड़ा कोट कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ से ज्यादा बट्टे खाते में डाल दिए गए। यहां पर सवाल उठाया गया किसने डाले? प्रभु आपने डाले। 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में आपने डालने का काम किया रिच उद्योगपतियों का। लेकिन उससे बड़ा एक मेरे पास फिगर है और उस फिगर को सुन लीजिए, अपने आप पिक्चर साफ होती जाएगी। रिपोर्ट आरबीआई की क्या है? टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स, जो स्वेच्छा से बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं, वो करीब 88,000 करोड़ की संख्या है। नंबर 1 पर मोदी जी के मेहुल भाई हैं। उसमें 88,000 करोड़ लोग स्वेच्छा से बैंक का पैसा नहीं लौटा रहे, विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। एक आंकड़ा आपको और देती हूं और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। ये मेरा आंकड़ा नहीं, अगेन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल रिपोर्ट का आंकड़ा है। वो कहता है 47% लोगों ने इस देश में पिछले 5 साल में या तो अपनी जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर कर दी है या प्रीमियम नहीं भरा है। जीवन बीमा पॉलिसी वो होती है कि मध्यम वर्ग का या गरीब वर्ग का आदमी एक रोटी कम खाकर खरीदता है, उसकी भरपाई करता है कि कल को कुछ हो जाए तो परिवार की गुजर होती रहे। 47% लोग, ऑलमोस्ट आधे लोगों ने प्रीमियम नहीं भरा या पॉलिसी सरेंडर कर दी। ये आर्थिक तंगी लोगों की दिखाता है। एक और आपको आंकड़ा बताती हूं, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगेन मेरा आंकड़ा नहीं है, आरबीआई का आंकड़ा है। आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि पिछले 50 साल में सबसे कम स्तर पर हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स चली गई है। वो जो पैसा परिवार, नौकरी पेशा करने वाले लोग थोड़ा सा बचाते हैं फ्यूचर के लिए, वो सबसे कम स्तर में 5 दशकों में 50 साल में चला गया है। आंकड़ा सुनिएगा, वित्तीय वर्ष 2022 में वो जीडीपी का 7.9% था, मतलब 8%, और वित्तीय वर्ष 23 में वो 5.1 मतलब 5% हो गया। 3 साल में वो करीब 23 लाख करोड़ से घटकर 13.5 लाख करोड़ पर आ गया। यह आपको सेविंग्स दिखा रहा है, लोग अपनी सेविंग से पैसा निकालकर खर्चने को मजबूर हैं। इसका एक और आंकड़ा है और यह आंकड़ा जरूरी है सुनना। रिटेल लोन 14-15% पे मिलता है। जी हां, 14-15% पे लोग लेते हैं। बहुत परिवार हिंदुस्तान में उसको लेने से सकुचाते हैं क्योंकि इतना हाई रेट है। रिटेल लोन 36 लाख करोड़ से बढ़कर 48 लाख करोड़ पे पहुंच गया 1 साल के अंदर, वित्तीय वर्ष 22 से 23। ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं? ये दिखा रही हैं कि लोग बीमा पॉलिसीज का प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं। ये दिखा रही है कि सेविंग से लोगों को खर्चा करना पड़ रहा है। ये दिखा रही है कि लोग कहर बरपता है। विलफुल तो डिफॉल्टर मतलब भाई जो है वो आम आदमी की परेशानियों और आप हमसे पूछेंगे के सवाल। प्रति आप संवेदनशील हो रही हैं कि ये राजनीति करनी हो तो हम करेंगे, चाहे उस राजनीति के चलते। हिमाचल का उदाहरण लेते हैं सुप्रिया,
किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का भट्टा ही क्यों ना बैठ जाए, क्योंकि पेंशन जो बिल है हिमाचल का खुद का जो राजस्व है, ओन टैक्स रेवेन्यू का 76.75% सिर्फ पेंशन देने में जा रहा है, और अभी पुरानी पेंशन पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। इकोनॉमी 101 क्या कहती है? इकोनॉमी 101 सिंपल सी एक चीज कहती है, लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो लोग, कंपनियां ज्यादा सामान बनाएंगी, वो ज्यादा सामान बनाएंगी तो उनको निवेश ज्यादा करना पड़ेगा, निवेश ज्यादा करेंगे तो लोगों को नौकरियां बनेंगी। इसको इकोनॉमी की वर्चुअस साइकिल कही जाती है। अगर लोग अपनी सेविंग से खींच रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो लोग खर्च, कंजम्पशन इंडिया में लगातार कम हो रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। 60% हमारी जीडीपी का हिस्सा कंजम्पशन है, उस कंजम्पशन पर ठोस पहुंच रही है। मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक सुचक्र में बात करने के लिए फाइनेंशियल जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो करना बेमानी है इस समय। विजय बंधु से पर मैं पूछता हूं, राजनेताओं से तो बात कर ली विजय बंधु, बात कुछ समझ में आई? राजनीति हो रही है पुरानी पेंशन पर, या सरकारी कर्मचारियों के प्रति कोई राजनीतिक संवेदनशीलता भी आपको दिख रही है? सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहली बात तो अभी जो लोगों ने बोला, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मैं टीचर हूं और मैं उसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र रहा हूं, व्यवस्थापिका को मिलेगी, न्यायपालिका को मिलेगी, सिर्फ एक भाग है कार्यपालिका। मतलब कोई कानून बनाएगा, कोई गड़बड़ होने पर उससे पूछेगा, लेकिन जो पूरी इम्प्लीमेंट करेगा कार्यपालिका, जिसमें शिक्षक कर्मचारी सब आते हैं, कार्यपालिका को नहीं मिलेगी। मेरा सीधा सवाल है सभी लोगों से, क्या न्यायपालिका को पेंशन दी जा सकती है? क्या व्यवस्थापिका को पेंशन दी जा सकती है? तो कार्यपालिका को क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा, जो आप कह रहे हैं, बड़ा विशेषज्ञ लोग हैं, बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, किसी को 1200-1800 रुपये में क्या सामाजिक सुरक्षा आप कह सकते हैं क्या? और अब ये बात नहीं बताया जा सकता है कि क्या मिलेगा। अब तो उदाहरण आ गए हैं, पहले होता था कि इतना मिलेगा इतना मिलेगा। आज तो हर महीने उदाहरण आ रहे हैं 1200, 1500, 1800। और हमारे टीवी चैनल पर जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठ करके बता रहे हैं, ये खूबसूरत है। सबसे पहले उसको अपने ऊपर लागू करें, सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें। दूसरा है, इस देश के जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में डिसीजन दिया कि ये सशस्त्र बल है, इनको पेंशन दी जाए। आज तक केंद्र सरकार उस पर कुंडली मारे बैठी, एक डिसीजन नहीं हुआ। मैं सवाल करना चाहता हूं, देश का अर्धसैनिक बल जान देगा, अपनी सर्वोच्च बलिदान देगा, और वो पेंशन का भागीदार नहीं होगा, और एसी में बैठे हुए 4-4 पेंशन के भागीदार होंगे? ये कौन से लोकतंत्र चला रहे हैं आप? ये जनता पूछती है। आपने एक बात उन्होंने कहा कि राजनीति हो रही है। मेरी सामाजिक सुरक्षा पर राजनीति में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी चर्चा? इधर उधर के मुद्दों पर होगी। बिल्कुल सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए और होनी चाहिए। और पुरानी पेंशन इस देश की, उन गरीब गुरबा किसान जो लोग निकल के आते हैं, उन घरों से लोग आते हैं, वो इस भाव में आते हैं, हम देश के लिए कुछ करेंगे। विजय भाई, मनमोहन सिंह के शब्द चुरा रहा हूं, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। ये ध्यान भी तो देना होगा कि नहीं देना होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सर, उनकी बात पर पूरा ध्यान है। जब अपने संसद में अपना भत्ता बढ़ाना होता है तो कोई कमेटी नहीं होती, पैसा वहां कहां बढ़ जाता है, वहां पैसा कहां जाता है? इस देश में एक सवाल उठाते हुए, अगर मेरे सवाल उठाते हैं तो मैं सवाल, इस देश में चुनावी बांड पूरी तरह से देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। और लोगों के पास कितना पैसा किस उद्योगपति ने किस राजनीतिक दल को दिया, वो पैसा चला जा रहा है, उसको नहीं बताया जाता है। ये भी सवाल होगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश की जनता राह चलते हुए, ट्रेनों से चलते हुए पूछती है कि देश के नेताओं को पेंशन तो अर्धसैनिक बलों को पेंशन क्यों नहीं? और भार शब्द थोड़ा सबके लिए एक तरह का कानून क्यों नहीं? और इसमें एक मिनट विजय भाई, आपके पास लौट रहा हूं। बात पुरानी पेंशन योजना की हो रही है, कोरी राजनीति है या यही सुरक्षा कवच है? राजनीति ही जारी रहेगी, कभी लागू भी होगी? छोटा सा जवाब चाहूंगा विजय बंधु। देखिए सर, संघर्ष से परिणाम आए हैं। 4 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई है
और लोगों को मिल रहा है वही हिमाचल जहां की बात हो रही है। 2600 रुपये पेंशन मिलती थी एनपीएस के अंदर, आज वहां पर लगभग 32,000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो हम संघर्ष किए हैं, पेंशन लागू हुई। ये 40 दिन तक कोई सांसद या विधायक रहता है तो उसको ताउम्र पेंशन मिलती है, और 40 साल तक एक कर्मचारी जो सरकार के लिए काम करता है उसकी पेंशन छीन ली है मोदी सरकार ने। तो वो पेंशन छीनी तो नहीं है, मैं यहाँ पर दुरुस्त कर दूं, पर कितनी मिलेगी ये पता नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया होगा कि जो वर्तमान सरकार के प्रवक्ता थे, उनकी बातों को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाली के मुद्दे पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है। हालांकि मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं दोस्तों, ये वीडियो पुराना है, लेकिन वीडियो आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो वर्तमान सरकार है वो पहले भी पुरानी पेंशन योजना बहाली के पक्ष में नहीं थी और ना ही अभी है। अभी भी जब आप कोई डिबेट देखेंगे, रिसेंटली कोई डिबेट देखेंगे, उसमें भी जो भी प्रवक्ता जी आएंगे वो फिलहाल ओपीएस को लागू होने से देश में आर्थिक भार बढ़ेगा, ओपीएस लागू होने से देश दिवालिया हो जाएगा, या और भी कई रीजंस हैं वो टीवी डिबेट में आपको बोलते हुए नजर आएंगे। उसके दूसरे विपक्ष में जब कांग्रेस प्रवक्ता ने कुछ बातें बोली तो फिर जो बीजेपी प्रवक्ता थे शायद उनके पास बोलने को शब्द होंगे या बोलने को नहीं दिया गया या बोलने को शब्द ही नहीं होंगे, ये हालांकि अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अहम बात यह है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो विजय कुमार बंधु जी ने लास्ट में क्या बोला कि आप बात करते हैं पेंशन की और किसी व्यक्ति को बुढ़ापे में 2000 3000, उसमें तो फिर भी उन्होंने 500 600 बोला, मैं फिर भी बढ़ा के बोल लेता हूं कि चलिए 3000 4000 5000 मिलती है पेंशन, तो क्या उससे उसका बुढ़ापा गुजरेगा या उसका घर चल पाएगा? क्योंकि जो कर्मचारी 80,000 वेतन लेने वाला कर्मचारी जब रिटायर होता है और पेंशन मिलती है ओनली 2000, तो कैसे मैनेज करेगा? ये सोचने वाली बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ जब एबीपी के पत्रकार जी ने पूछा उनसे कि जब नेताओं को पेंशन मिल रही है उसमें क्या दिक्कत है, फिर तो सबकी बंद कर देनी चाहिए, तो उसमें भी देखिए फिर कैसे गोलमोल करके इसका जवाब दिया गया। सरकार ने एक कमेटी बनाई, इसकी समीक्षा की और उसकी जगह क्या आया? यूपीएस स्कीम। अब यूपीएस स्कीम जो लेके आए हैं वो कर्मचारियों को एनपीएस से भी बदतर समझ में आ रही है, क्योंकि भाई कर्मचारियों को जो भी अंशदान है वो उसमें वापस नहीं दिया जाएगा। जो कर्मी रिटायर जाएगा 25 साल के बाद उसको पेंशन दी जाएगी 60 साल में, कुछ ऐसा भी निकल के सामने आया है। दिशा निर्देश अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं। अब कर्मचारी इसमें कंफ्यूज हो रखे हैं कि हम एनपीएस चुने या यूपीएस चुने। कई बड़े-बड़े लोगों का ये कहना है कि सरकार एनपीएस और यूपीएस में ही उलझा देगी और ओपीएस से कर्मचारियों का ध्यान भटका देगी। तो कई सारी चीजें हैं। विजय कुमार बंधु जी ने स्पष्ट तौर पे जैसे कि बोला है कि संघर्ष करते रहो, जो अपना मुद्दा है उस पे डटे रहो, एक न एक दिन जो जीत है वो अवश्य मिलेगी। तो फिलहाल खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।